डबल मास सिस्टम में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस तरीके से निकालेंगे और किस तरह से हम इसको समझेंगे, ये देखते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था कि जब डबल मास सिस्टम होता है तो हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके और काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है, और वो कितनी आती थी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। याद आ गया आपको, है ना? ये तो थी काइनेटिक एनर्जी वगैरह। मैं कहता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाइए यहां पर और क्या करिए, इन ब्लॉक्स का ऑसिलेशन चेक करिए। ब्लॉक्स का ऑसिलेशन चेक करेंगे, क्या होगा? क्या आपको अलग दिखाई देगा जो ग्राउंड से दिखाई दे रहा था? टाइम पीरियड तो अलग दिखाई नहीं देता ना। आपको काइनेटिक एनर्जी अलग दिखाई दे सकती है, वेलोसिटी अलग दिखाई दे सकती है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन टाइम अलग दिखाई नहीं देगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में। बोलिए, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूं जितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस ब्लॉक का होगा उतना ही इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना? एक साथ मैक्सिमम पे, एक साथ मिनिमम पे, एक साथ मीन पोजीशन पे, ऐसे ही चल रहे हैं ना एक साथ। तो बोलो जितना टाइम पीरियड इसका है उतना ही टाइम पीरियड इसका है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। पूरा देश जानता है अब तक तो। बोलो एम की जगह क्या लिख देंगे? खत्म हो गया, ठीक है? और अगर मान लो मल्टीपल स्प्रिंग्स है, सीरीज में स्प्रिंग्स हैं या पैरेलल में स्प्रिंग्स है, तो क्या कर देंगे? के इफेक्टिव। बस खत्म हो गया। कैसे आया ये देखते हैं। बोलिए, पहले ब्लॉक के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेचुरल लेंथ से वो कितना हुआ है? x1 हुआ है, ठीक है? x1 बोल नहीं, हाँ x1 हुआ है, ठीक है? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x1। बोलो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना? डी स्क्वायर x1 बाय डी टी स्क्वायर। क्या ये एक्सेलरेशन ही तो है, ये मास है इसका, m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स होती है। और फोर्स कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। और स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है? kx। x क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। सही है, कोई दिक्कत? अब इस ब्लॉक के लिए लिखते हैं इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? x2। x2 का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा। तो बोलिए सेकंड वाले ब्लॉक के लिए m2 इंटू m2 का एक्सेलरेशन, यानी कि डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर, मास एक्सेलरेशन नेट फोर्स। और यहां पे भी नेट फोर्स कौन लगा रहा है? ये स्प्रिंग। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट x। तो बोलो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? माइनस के। कोई दिक्कत? क्योंकि जब स्प्रिंग में चाहे इधर से ज्यादा खींचा हो चाहे इधर से ज्यादा खींचा हो, टोटल जितना भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है स्प्रिंग में, टोटल जितना भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है स्प्रिंग में, उसी के हिसाब से दोनों एंड्स पे फोर्स लगेगा, है ना? जैसे एक दीवार से अटैच्ड स्प्रिंग है यहां पे ऐसे, तो अगर आप इसको इधर से खींचेंगे तो फोर्स इधर भी लगेगा। कितना लगेगा? जितना इधर लगेगा उतना ही यहां पे भी लगेगा, है ना? एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो वही वाली बात मैंने यहां लिखी है कि टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ स्प्रिंग में? x1 प्लस x2, है ना? एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इस पे और नेट फोर्स माइनस के एक्स इस पे, है ना? दोनों के लिए इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। ये इक्वेशन आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ठीक है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। दो बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं इस इक्वेशन का, क्या आएगा? डी स्क्वायर x1 बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन याद हो गई आपको? सही है, ये दो इक्वेशंस है। बोलो भाई, यहीं से तो आई है। बस मास को इधर ले गए, इस मास को इधर ले गए, ये आ गया। ऐड करते हैं इनको, ऐड कर दें, देखिए क्या आएगा। के एक्स बाय m1, के एक्स बाय m2, के एक्स कॉमन 1 बाय m1 प्लस ग्राफ लेकर कहां पे रखे? नीचे टेबल पे रखा है। टेबल? जो यहाँ पे टेबल है नीचे वहीं पे रखा है, ऊपर ही रखा होना चाहिए। या फिर ये लेफ्ट साइड है ना? हाँ, लेफ्ट साइड पे रखा होता है ऊपर। ठीक है, बोलिए ऐड हो गया? यस सर। आ गया?
इनको ऐड करो, डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर। आ गया था? इसके बराबर है, तो ये यहां आ गया। ओके, ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर से तो नहीं है। चलो मैं आप तो बोलो, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। चेक करिए ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है यहां पे। जहां पे भी k बाई एम होता था वहां पे क्या आ गया? 1 बाई m1 1 बाई m2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? m1 m2 बाई m1 प्लस m2, यानी कि मास जो इफेक्टिव था, देखो ये म्यू है, म्यू की जगह क्या आ गया? m1 m2 बाई m1 प्लस m2। बोलो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m की जगह k बाई म्यू आ गया, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई k टाइम पीरियड आ गया। सही है भाई? ओके, कंपाउंड पेंडुलम सेम टू सेम वही चीजें करनी है, लेकिन क्या हो जाएगा? एंगल ओमेगा मास की जगह I और K की जगह C, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप। एक क्या हो रहा है? मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास यही है, L लेंथ का एक स्प्रिंग है, ये उसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू स्मॉल है। तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। जैसे पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे, बिल्कुल वैसे ही ये कर रहा है। इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। बस रूल्स क्या रहेंगे? ये वाले रहेंगे, ये वाला मेथड ये रहेगा। मेथड देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, ट्राई करिए एक बार इसको, अभी ट्राई करिए। शाबाश, बोलो भाई, ट्राई किया क्वेश्चन? ट्राई किया? ठीक है, आंसर आया? देखो अभी आंसर देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या करते थे? एक्सेलरेशन निकालते थे। यहां पे क्या निकालेंगे? अल्फा। एक्सेलरेशन को क्या रखते थे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या रखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता था, और यहाँ पे नेट टॉर्क आएगा, आई अल्फा होता है वो, और अल्फा कितना हो गया? देखो अभी अभी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन से ओमेगा आ जाता था, ओमेगा आने के बाद टाइम पीरियड आ जाता था, और टाइम पीरियड जो आता है वो क्या आता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k की जगह, m की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्टिफनेस कांस्टेंट की जगह टोर्सनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि यहां पे आपके पास एक धागे से, यहां पे हिंज है, धागे से एक m मास लटका हुआ है, और आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा, वैसे ये वर्टिकल था, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है आपको। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए इस केस में थीटा जो है वो स्मॉल रहेगा। L इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम हिंज। ठीक है, ये हो गया L। IH क्या है? हिंज के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IH हो गया। ओके, अब हमको क्या लिखना होता है? बोलो, ये बॉडी लीनियर मोशन कर रही है टू एंड फ्रो, या एंगुलर मोशन कर रही है? एंगुलर एसएसएम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बोलिए आप क्या करेंगे? फोर्स लिखेंगे या टॉर्क लिखेंगे? बोलो, टॉर्क लिखेंगे। सही है। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। बोलो mgl sin थीटा। कैसे आया ये देखो, ये एंगल थीटा है, मान लीजिए वर्टिकल था और ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये mg नीचे लग रहा है, इधर mg cos थीटा, सॉरी हाँ, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा। सही है भाई, ओके। ये हो गया r, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द बॉडी। सही है, r क्रॉस f, r क्रॉस f ऐसे होगा ना, राइट हैंड से r क्रॉस f। बोलो r के परपेंडिकुलर फोर्स तो कंपोनेंट लेंगे, पैरेलल mg cos थीटा, परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो बोलिए r इंटू mg sin थीटा। r कितना है? L के बराबर, तो बोलिए टॉर्क कितना हो जाएगा? mgl sin थीटा हो जाएगा। यस और नो? बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब मुझे बताइए टॉर्क पता चल गया, टॉर्क पता चल गया। टॉर्क को हम क्या रखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और मतलब अगर टॉर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है।
है ना। तो हम क्या करते थे, अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा रख देते थे। यस और नो, ठीक है, यही मैं कह रहा हूं। देखिए यहां पे अभी अभी क्या आया है, टॉर्क इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा, अभी अभी आया ना टॉर्क, आया कैसे है, आई एच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज इनटू अल्फा करके, आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। ओके, अब बताइए टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली दिख रहा है क्या आपको अभी? अभी नहीं दिख रहा है। अरे यार कहां से दिख रहा है बता, ये कहां से थीटा है, मतलब ये कहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थीटा दिख रहा है क्या, बता कहां से दिख रहा है? तूने यस बोला तो बोल, हमेशा यस बोलता रहता है। अभी नहीं दिखा है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी होगा, ठीक है। ओके, ये बताओ एज थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ये कहां से आया बोलो? ग्राफ से देखो, ये है साइन थीटा और ये है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है साइन एक्स। तो देखो जब छोटी वैल्यू होती है थीटा की या एक्स की, तो बोलो साइन एक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम जी एल थीटा, और बोलो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। हमको ये तो पता ही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो टॉर्क इधर लग रहा था ना एम जी का, अरे ये वर्टिकल है, इधर ये एम है, इधर क्या लग रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और टॉर्क इधर लग रहा है ना, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है और थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया है। तो बोलिए एम जी एल थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा रखते हैं, आई मतलब आई अबाउट द हिंज, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से ये थीटा कट जाएगा, चाहो तो माइनस मत लगाओ क्योंकि हमने देख लिया है कि ऑलरेडी ये माइनस यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। क्या आया, एम जी एल इज इक्वल टू आई एच इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई एच को इधर ले आओ, बोलो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई आई एच, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल बाई आई एच, सही है। टाइम पीरियड आता था 2 पाई बाई ओमेगा, इसका रेसिप्रोकल आई एच बाई एम जी एल, आ गया आंसर 2 पाई आई एच बाय एम जी एल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जितने भी केसेस अब आप देखेंगे क्या करना है, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, जो भी बॉडी हो, रिंग हो, डिस्क हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, पहले हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, डिवाइड बाय एम जी एल करिए, हो जाएगा। व्हाट इज एल, हिंज का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ओके। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर्मूला देख लिया ना ऊपर वाला, क्या है भाई, 2 पाई अंडर रूट आई एच बाई एम जी एल, ठीक है। ये कौन सी बॉडी है, रॉड, सही है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो जहां पे आई एच है ये वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया, और यहां क्या था, एम जी एल, व्हाट इज एल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, बोलो ये पूरी बॉडी एल है तो ये सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, एल बाई 2 इसका डिस्टेंस, तो एल की जगह क्या आएगा, एल बाई 2, एम जी एल बाई 2, एम जी एल बाई 2 ऊपर चला गया, सही है। एक एल से एक एल कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, क्या आया 2l बाई 3g आ गया यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट 2l बाई 3g, डन। ठीक है, अब देखिए रिंग है यहाँ पे, हिंज है यहाँ पे, और क्या हो रहा है, ये रिंग जो है ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है, थीटा स्मॉल है, फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट आई एच बाय एम जी एल। आई एच क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज, सेंटर के अबाउट क्या होता था, एम आर स्क्वायर, अब सेंटर के ही पैरेलल, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल ही तो ये एक्सिस होगा, बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या करते थे, प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 एम आर स्क्वायर। एम जी एल मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एम जी, बोलो ये डिस्टेंस कितना है, तो एम जी आर। आया सॉल्व करके, ठीक है। नीट में क्वेश्चन इस तरह का एक या दो तो पूछे ही गए हैं, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। डिस्क है, बोलो यहां के अबाउट कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, ठीक है। 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। आई एच के लिए क्या जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, और बोलो एम जी एल मतलब एम जी आर। सही है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है ना। सिंपल पेंडुलम में मतलब यहां पे एक सिंपल धागा लटका हुआ है और यहां पे एम मास का एक बॉब लटका हुआ है, ठीक है, छोटा सा एक गोली लटकी हुई है, एक कंचा लटका हुआ है, ऐसा मान सकते हो आप। वो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे होगा। इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है, यही है हिंज। बोलो भाई, फिक्स पॉइंट को तो हिंज कहते हैं। बोलो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एल, तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। एम मास है, एल डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो आई एच की जगह क्या आ गया, एम एल स्क्वायर, ठीक है। बोलो डिवाइड बाय एम जी एल, एम जी एल, एल से एल कट जाएगा, एक एम से एम कट जाएगा, क्या बचा, अंडर एल बाई जी। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ठीक है भाई। ओके, मान लीजिए अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, इसी को एक लिफ्ट में रख देगा। लिफ्ट में रखा, लिफ्ट में रखेगा तो मतलब लिफ्ट मूव करेगी, और लिफ्ट मूव करेगी तो इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको भारी भारी महसूस होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, उसका सूडो फोर्स नीचे हो गया, तो ग्रेविटी नीचे और सूडो फोर्स नीचे, जी प्लस ए हो जाएगा। और जब मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो सूडो फोर्स ऊपर हो जाएगा, एम जी नीचे सूडो फोर्स ऊपर, तो ऑपोजिट हो जाएंगे दोनों, तो जी माइनस ए हो जाता है ना। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, तो बोलो जी इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा, मतलब जी इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। वो जी प्लस ए, जी माइनस ए कुछ भी हो सकता है। और इन जनरल जी इफेक्टिव क्या होता है, बोलो ग्रेविटी वाली फोर्स एमजी, एमजी वेक्टर प्लस एक्सटर्नल फोर्स, ये तो हो जाएगी टोटल फोर्स, डिवाइड बाय मास कर देंगे तो ये नेट ग्रेविटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मान लो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे एफ एक्सटर्नल क्या होगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। यही इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें मैग्नेटिज्म में दिए जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका सदाबहार रहेगा। एमजी तो है ही, प्लस एफ एक्सटर्नल कर दिया, नेट फोर्स आ गई, और नेट फोर्स बाय मास ही तो नेट एक्सेलरेशन होता है, तो यही हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन है, लिफ्ट है, वेलोसिटी इक्वल टू 0, लिफ्ट में लटका हुआ है, 2 पाई अंडर एल बाई जी, सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमरे में लटका हो चाहे लिफ्ट में लटका हो, दोनों पे हैं तो सेम रहेगा। बोलो यहां पे क्या हो रहा है, लिफ्ट में लगी हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो सूडो फोर्स भी नहीं होगी, यानी कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई अंडर एल बाई जी ही रहेगा, ठीक है। ओके, यहां देखिए, यहां क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन हो गया ऊपर, सूडो फोर्स हो गया नीचे, एमजी भी नीचे और सूडो फोर्स भी नीचे, तो क्या हो जाएगा, जी की जगह जी प्लस ए। और यहां पे अगर ये नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन नीचे है, सूडो फोर्स ऊपर, एमजी नीचे, सूडो फोर्स ऊपर, ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, नेट एमजी माइनस एम ए, यानी कि जी माइनस ए इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। कोई दिक्कत, सही है। यहां देखिए एक्सेलरेशन राइट साइड में दे दिया, एक्सेलरेशन किधर है भाई, एक्सेलरेशन राइट साइड में है, ग्रेविटी नीचे है। अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कह रहा था, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी वेक्टर प्लस एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय सॉरी एम, सही है। बोलो एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो बोलो सूडो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, एम जी नीचे लग रहा है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रही है, रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में से लगेगा। और दो परपेंडिकुलर फोर्सेज जब एक दूसरे पर लगती हैं, जब दो परपेंडिकुलर फोर्सेज लगती हैं एक बॉडी पे, है ना, तो बोलो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो बोलो यहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का होल अंडर रूट। जी इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा, बोलो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ये एल बाई जी इफेक्टिव, मतलब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
की पावर 1/2। सही है। टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है? एंगुलर एसएचएम करवाने वाला। जब बॉडी क्या कर रही होती है? टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन एक हिंज के अबाउट, है ना, इस तरह का मोशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा था पूरी बॉडी का। सिंपल एसएचएम में। एंगुलर एसएचएम में क्या होता है? ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता है ना, एंगुलर एसएचएम होता है। ठीक है भाई, तो बोलिए क्या करेंगे? पहले फाइंड द मीन पोजीशन डिस्प्लेस्ड बाय थीटा, फाइंड द टॉर्क, फाइंड अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा आ गया, टी आ गया, डन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, ये मेथड थोड़ा अलग है। दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी मेथड। अब एनर्जी के हिसाब से क्या होता है? हम पहले क्या करते हैं? बॉडी का मीन पोजीशन निकालते हैं, फिर उसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा, एक्सेलरेशन दिखेगा। एक्सेलरेशन को चेक करो, वो x माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं, और अगर वो होता है तो दैट मीन्स वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और फिर आंसर। ठीक है, तो राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पूरी की पूरी एनर्जी लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म्स में लिख देंगे। एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्या होगा? एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, देन मोशन इज एसएचएम। क्या करना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज, सही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डन, ओमेगा की वैल्यू आएगी, फिर आप टाइम पीरियड लगा देंगे 2 पाई बाय ओमेगा। सही है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, आंसर पता है इसका 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। क्या आंसर आता है प्रियांशी? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी मेथड से निकालूं। चलो मुझे बताइए, क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट है? नहीं। जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे है और मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, क्या होता है? जब मैंने दबाया इसको, जब मैंने इसको दबाया तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, और उसको जब रिलीज किया तो क्या हुआ? स्प्रिंग की एनर्जी वेलोसिटी में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और फिर वहां से वापस खींच गया। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल टू काइनेटिक टू पोटेंशियल टू काइनेटिक, ऐसे चलता रहता है। सही है, तो बोलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहती है। बोलो टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होती है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दो इसको, बोलिए 1/2m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv बाई dt। सही है भाई, बोलो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, 1/2 के बाहर 2x dx बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट का 0। सही है, अब बताओ यहां से dv बाई dt को क्या लिख दूं? एक्सेलरेशन। बोलो यहाँ पे dx बाई dt को क्या लिख दूं? v और ये v कॉमन उधर चले जाएंगे, 0 हो गया, 0 बाई v आ जाएगा ना, 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ क्या बचा? ma प्लस kx इक्वल टू 0, ma इज इक्वल टू माइनस kx, m नीचे लेके जाऊंगा, एक्सेलरेशन माइनस x के प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो इसको, x x कट जाएगा, ओमेगा माइनस से माइनस कट जाएगा, ओमेगा अंडर रूट k बाई m, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। आ गया ना आंसर? ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे कि टाइम पीरियड आ गया था इसका, ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आप पे छोड़ने वाला हूं अभी। देखो बस मेथड बताऊंगा क्या करना है। स्प्रिंग, बॉडी, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं मतलब फिसल नहीं रहा ना, फिसल नहीं रहा, और फिर फिसल नहीं रहा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो स्लिपिंग होती है ना, हीट जनरेट होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और एनर्जी लॉस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर आएगा ना ये भी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाता है। बहुत बढ़िया, डन। नहीं है बात समझ? देखो अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं फटाफट। टोटल एनर्जी, बोलो जब ये बॉडी मूव करेगी, जब ये बॉडी मूव करेगी तो क्या ये प्योर रोलिंग करेगी?
प्योर रोलिंग कौन सी होती है? जिसमें फिसलने का काम नहीं होता। तो बोलो S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। है भाई? ठीक है, ओके। एस वी ए, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसके पास कितने तरह की काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल एंड लीनियर। लीनियर क्या होती है? रोटेशनल। और स्प्रिंग की एनर्जी सही है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो चाहो तो, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, V का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सही है। मान लो जैसे ये ओमेगा है, ये वो वाला ओमेगा नहीं है, ये इसका रोटेशन का ओमेगा है, ये एसएचएम का एंगुलर वो नहीं है, ठीक है। ये क्या है? रोटेशनल वाला ओमेगा है, तो इसके साथ उसको कंपेयर नहीं करना है। तो चाहो तो आप इसको ओमेगा को V बाय आर लिख दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, आएगा आंसर। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए। ये आ गया, ये आंसर आ जाएगा, कर लोगे। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन मतलब एक के ऊपर एक रख देना, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है बोलो? एक के ऊपर एक रख देना। जैसे ये हाथ मेरा इस हाथ के ऊपर रख दिया है, क्या हो गया? ये सुपरपोजिशन ऑफ वन हैंड ओवर दी अदर, है ना। एक ही जगह दो चीजों का एप्लीकेशन कर दिया, पोजिशनिंग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं भाई? सुपरपोजिशन। जैसे आप लोगों ने ऑप्टिकल कार्बन वाला पढ़ा है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा है? कायरल कार्बन, हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी वही तो होता है। तो बोलो उसमें क्या होता था? अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाते हैं तो क्या होता है? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है, याद आया? ठीक है, अब मैं कहता हूं हाथों का सुपरपोजिशन हो रहा है, ऐसे ही एसएचएम का सुपरपोजिशन करना है। एसएचएम किस कारण से होता था? फोर्स के कारण। और फोर्स कैसे लगती थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर फोर्स क्या लगती थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो पार्टिकल का मोशन एसएचएम। अब मैं कहता हूं एक फोर्स है, वो ना एक्स डायरेक्शन में एसएचएम करवा रही है किसी पार्टिकल का, ठीक है। उसी टाइम पे जब इसका ऐसे हो रहा है, इसी पार्टिकल पे एक और फोर्स लग रही है जो इसका वाई डायरेक्शन में मोशन करवाना चाह रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में एसएचएम करवाना चाह रही है, दूसरी फोर्स क्या करवा रही है? वाई डायरेक्शन में करवाना चाह रही है। दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, क्या होगा? एक इधर लेके जाना चाहती है, एक इधर लेके जाना चाहती है, क्या होगा? पार्टिकल ऐसे जाएगा। फिर फोर्स इधर लेके जाना चाहेगी, इधर लेके जाना चाहेगी, क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा, है ना। ये तो हो गया जब दोनों फेज में है कि भैया जब ये इधर लेके जा रही है तब ये वाली फोर्स इधर लेके जा रही है, तभी ऐसे जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत फेज का डिफरेंस हो गया तो क्या होगा? तो एलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। सोच के देखिए, ये मान लीजिए मीन पोजीशन पे है, इसका नेट फोर्स 0 है और इसका फोर्स ज्यादा है, तो क्या हो गया? ये तो नीचे ले जाएगा, है ना। इस तरह का मोशन होने लग जाएगा। अभी देखते हैं इसको क्या करना है। अब मुझे बताइए, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, नेट फोर्स होता है। ऑल ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्यों ना हम वेक्टर एडिशन ही कर दें एसएचएम का ही, सही है, और वही सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम प्रिंसिपल। इफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, अगर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स के इंफ्लुएंस में, F1 कह देते हैं इसको, F1 फोर्स के इंफ्लुएंस में वो क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज R1, एंड इफ द सेम पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F2 इंडिपेंडेंटली एंड डिस्प्लेसमेंट इज R2 vector, then both forces act simultaneously on the particle, then the displacement is R1 vector plus R2 vector होना चाहिए। सही है भाई, पहले ने R1 करवाने की कोशिश की, दूसरे ने R2 करवाने की कोशिश की, दोनों ने इकट्ठा काम किया तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, पोजीशन का क्या हो जाएगा? वेक्टर एडिशन हो जाएगा। सोच के देखिए, मान लीजिए x1 और x2, हाँ ठीक है, मान लीजिए कि ये पहले पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है और ये दूसरे पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है। पहला पार्टिकल इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है, किस हिसाब से? इस पहले वाले की वजह से जो फोर्स लग रही है, पहले वाली फोर्स जो लग रही है F1, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1,
और x1 की वैल्यू a1 sin ओमेगा टी है, सही है। और x2 यानी कि सेकंड फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का ओमेगा सेम है, सही है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है, इसका इनिशियल फेज अलग है, इसका इनिशियल फेज जीरो, या मैं कहूं इसके रिस्पेक्ट में इसका फेज फाइव आगे है, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज इज फाइव। ओके, अब मान लीजिए कि दोनों के दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अलोंग द सेम लाइन फोर्स लगा रहे हैं। क्या बोला? अलोंग द सेम लाइन, है ना। पहला पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, पहला जो फोर्स है दूसरा भी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो बोलो नेट फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू, बोलो पहली फोर्स क्या थी, मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट क्या था, x1 sin ओमेगा टी, दूसरा क्या था a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, क्या किया, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, ओपन कर दिया sin a cos b प्लस cos a sin b कर दिया। अब इसको फिर से रीअरेंजमेंट करके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अरेंजमेंट क्या है, क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, सही है। बोलो फाइनल जो एम्पलीट्यूड आया है दैट इज a, इसका ओमेगा ओमेगा था, इसका ओमेगा भी ओमेगा था, तो बोलो फाइनल ओमेगा भी ओमेगा ही रहेगा। इसका तो था ओमेगा फेज, ओमेगा टी फेज, इसका ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो बोलो टोटल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी रहेगी पूरी तरह, ना इसकी रहेगी, क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? ये जो ए है, व्हाट इज दिस ए, दिस इज द फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड एसएचएम, ठीक है। क्या है ये, फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड एसएचएम, और ये जो है A1 और A2 का वेक्टर सम है। मान लीजिए कि यहां पे आपके पास A1 एम्पलीट्यूड का एसएचएम हो रहा है, यहां पे आपके पास A2 एम्पलीट्यूड का एसएचएम हो रहा है, और इन दोनों के बीच में फेज कितना था, 5, है ना। एवरीथिंग वाज क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो A1 A2 को भी क्या मान लेता हूं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, बोलो रिजल्टेंट यहां से आएगा, क्या आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। कोई दिक्कत? यही मैंने याद लिखा है, सही है। एम्पलीट्यूड्स का क्या हो गया, वेक्टर एडिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? टेंजेंट डेल्टा क्या होता है बोलो। मान लो ये जो फाइनल ए आया है, फाइनल रिजल्टेंट जो आया है, इसने A1 के साथ एंगल बनाया डेल्टा, तो बोलो ये क्या था, A2, यस नो, ये क्या होगा, A2 cos फाइव, A2 sin फाइव, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा बोलो, A1 प्लस A2 cos फाइव, A1 प्लस A2 cos फाइव तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A2 sin फाइव, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। कोई दिक्कत? बोलो भाई, किया था ना हमने, ये थोड़ा सा फिगर ऐसे गलत बन गया, ये बोल दो कि ये जो के है ना, ये यहां नहीं है, ये थोड़ा और आगे तक है, तो ये ठीक है, ये A2 cos फाइव है ना, ये भी कितना है, A2 cos फाइव, तो टोटल कितना हो गया, A1 प्लस A2 cos फाइव, ठीक है। स्पेशल नोट, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट एम्पलीट्यूड्स आर बीइंग एडेड, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन हो रहा है किसका, एम्पलीट्यूड्स का, ठीक है। अब ये सेकंड टॉपिक है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज, यस दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग परपेंडिकुलर लाइन। एक यहां क्या हो रहा था ऊपर वाले केस में, दो अलोंग द सेम लाइन हो रहा था, अलोंग द सेम लाइन दो फोर्स लग रही थी, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, एम्पलीट्यूड का क्या हो रहा था, वेक्टर एडिशन, ठीक है। और जो फाइनल एसएचएम आया था, ये उसकी इक्वेशन थी, ना A sin ओमेगा टी, A1 sin ओमेगा टी की चली, ना A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव की चली, बीच में आया कुछ A sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू पता चल जाएगा, A का वैल्यू पता चल जाएगा, पूरी इक्वेशन आ जाएगी, तब कुछ निकाल सकते हैं फिर आप वहां से, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है भाई। x परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक तो x डायरेक्शन में मूव करवा रहा है और एक y डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, x इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी, y इज इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके।
फर्स्ट केस इफ फाई इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं, चाहे तो इसको समझ सकते हैं। क्या बोला मैंने, अगर फाई 0 है, फाई 0 है मतलब दिस फेज डिफरेंस इज 0, है ना। मतलब जब ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है तब ये वाला भी कहां होता है, अपनी मीन पोजीशन पे। मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। मान लीजिए कि पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चम कर रहा था, वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कर रहा था। तो जब t इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल कहां है, 0 0 पे। t इक्वल टू 0 पुट करो, x 0 आ गया। t इक्वल टू 0 पुट करो, फाई 0 है ना, तो y भी क्या आ गया, 0। पार्टिकल कहां जाएगा, यहां पे। एक साथ ये कहां जाएगा, ये 0 हो चुका है, फाई 0 की बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया ना। बोलो जब ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, प्लस का a1, तो x हो गया प्लस का a1, और y क्या हो जाएगा, a2। तो बोलो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, x, y, यानी कि a1, a2। सिमिलरली जब ये माइनस 90 डिग्री बोल दो या फिर 270 डिग्री बोल दो, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a1, और इसकी वैल्यू भी माइनस a2। तो पार्टिकल यहां होगा, पार्टिकल का मोशन क्या होगा, अलोंग दिस लाइन, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। कब, जब फाई क्या है, 0। ओके, बोलो क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज a1, दिस इज a2। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज y बाय x, यस और नो, क्या आएगा, तो x बाय y इज इक्वल टू a1 बाय a2, y बाय x इज इक्वल टू a2 बाय a1। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल क्या जाएगा, x को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू a2 बाय a1 x। आ गया भाई, कोई दिक्कत, यही बात मैंने यहां बनाई हुई है, देख लो कहां होगा, a1 a2, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय x, सही है। और जो टोटल एम्पलीट्यूड है, बोलो मीन पोजीशन ये है, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा दैट इज द एम्पलीट्यूड। बोलिए ये a1 है, ये a2 है, तो बोलो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, √, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, ऑल राइट, कंपेयरिंग विद mx प्लस c, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जिनके पास मैथ है उनके लिए काम की चीज है ये। Comparing with y is equal to mx plus c, the motion along a straight line, the motion is an SHM along AB, मेरे ख्याल AB बोला हुआ ये लाइन है, जो इसको AB बोल दिया है, with mean position ओमेगा एंड t same as that of original SHM। बोलो क्या ओमेगा चेंज हुआ, नहीं पिछले वाले केस में ओमेगा चेंज हुआ था, नो, क्या इस वाले केस में होगा, नो, ठीक है। बट एम्पलीट्यूड इज √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, और डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये वाली डायरेक्शन हो जाती है। एंड द एंगल इज, बोलो y बाय x इज इक्वल टू a2 बाय a1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2 बाय a1। कोई दिक्कत, अगर a1 a2 इक्वल है तो एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री, समझ गया ना। केस 2, इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर फाई क्या होता है, पाई बाय 2, फेज डिफरेंस बिटवीन x वाला मोशन एंड y वाला मोशन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो बोलो 90 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 साइन ओमेगा टी, और ये क्या जाएगा, a2 कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, a1 को इधर ले आओ, x बाई a1, a2 को इधर ले आओ, y बाई a2, ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू x बाई a1, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू x बाई a1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू y बाई a2, ये सेकंड इक्वेशन है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हो गया, ऐड कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, सही है। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है, सो द पाथ इज एलिप्टिकल, सही है। ओके, पाथ एलिप्टिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना जा रहा है, a1 जितना पहले जा रहा था, y डायरेक्शन में मैक्सिमम a2 जितना पहले जा रहा था, बस पाथ कैसा हो गया, एलिप्टिकल, ठीक है। इफ फाई इज अदर देन 0 एंड 90 डिग्री, 0 या 90 डिग्री के अलावा कुछ होता है तो पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल ही होगा, लेकिन ऐसे टेढ़े वाला एलिप्टिकल होगा। बोलो 0 था तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे, है ना। 90 था तो एलिप्स,
और अगर 0 और 90 के अलावा कुछ है तो क्या होगा, टेढ़ा एलिप्स। सही है, चैप्टर इज कंप्लीट। इसमें आपको बस एक चीज नहीं पता है अभी, जिसका नाम है फेजर। क्या बोल रहा हूं मैं, फेजर। जो आपको मैंने कहा था कि एसएचएम को हम मान सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एक्सिस पे परछाई या वाई एक्सिस पे परछाई जो है वो एसएचएम ही कर रही है। तो वो जो पार्टिकल घूम रहा था ना, अब उस पार्टिकल की बजाय आप क्या मानिए कि यहां से, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, तो यहां से एक ऐसे आर वेक्टर आप बनाइए। सही है, उस पार्टिकल को भूल जाइए और मान लीजिए कि ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये रेडियस वेक्टर ही रोटेट कर रहा है। और वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। सही है, इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, जितना एसएचएम वाले का है। सही है, और इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करेगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करेगा। दिस रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड ए फेजर। व्हाट इज फेजर, रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। बस खत्म। सही है, अब दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, हम बोल रहे थे कि वो उसके आगे चल रहा है, वो उसके पीछे चल रहा है, बिल्कुल वही बात है। देखिए आपने किया था ना कि एक पार्टिकल है वो है और उसके आगे एक और पार्टिकल है, वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने क्या बोला था कि भैया ये R1 वेक्टर है और ये वाला क्या है, R2 वेक्टर है। ये भी रोटेट कर रहा है और ये इसके पीछे पीछे रोटेट कर रहा है, बस रोटेटिंग। सही है, और बोलो क्या ये रोटेटिंग वेक्टर्स या मैं कहूं फेजर्स बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, पोजीशन ही तो है। और पोजीशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब उनका क्या हो सकता है, डायरेक्टली वेक्टर एडिशन हो सकता है। इसलिए एम्पलीट्यूड का क्या हो जाता है, वेक्टर एडिशन। सही है भाई, याद रहेगी ये बात, सिंपल है। यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर मॉड्यूल, कंप्लीट चैप्टर इज द होमवर्क। थैंक यू फॉर योर टाइम।